सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। आज दो मुज़ाकरे होने हैं। पहले मुज़ाकरे का मौजू है किताब मेलों की इल्मी व सक़ाफ़ती अहमियत। बाहैसियत पैनलिस्ट हमारे पहले इसमें 3 नाम हैं। प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, डॉक्टर सफ़ीना और जनाब वजीहुद्दीन साहब। इस मुज़ाकरे की निज़ामत फ़रमाएंगी मोहतरमा अज़रा अंजुम साहबा। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं कौमी उर्दू कौंसिल के साबिक़ डायरेक्टर, शोबे उर्दू दिल्ली के साबिक़ सदर, फ़ैकल्टी ऑफ़ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ डीन, काबिल सद एहतराम प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब। बाहिस्ते उस्ताद, शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में तवील अरसे तक दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे, अब सुबकदोश हो चुके हैं। अदबी दुनिया में भी आपका नाम बहुत इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। आप एक नाक़िद, मुहक़्क़िक़ और मुतरजिम के तौर पर अपनी मुस्तहकम शनाख्त रखते हैं। फ़िक्शन तनक़ीद आपका पसंदीदा मौजू है। आप कसीरुत तसानीफ़ हैं। 2 दर्जन से ज़ायद किताबें आपकी मंज़र आम पर आ चुकी हैं। उर्दू फ़िक्शन की तनक़ीद, अजाइबुल क़िसस का तनक़ीदी मुताला, माबाद जदीदियत और प्रेमचंद, 8वीं दहाई में बिहार का उर्दू अदब, इनकी बहुत अहम तसानीफ़ हैं। 2 मोनोग्राफ भी रशीद जहाँ, मीर नासिर अली देहलवी पर मंज़र आम पर आ चुके हैं। और तर्जुमे में भी सर की 4 किताबें हैं। तोता हुआ आदमी, पवित्र जेल, एक और आवारगी, राजकमल चौधरी की कहानियाँ। तरतीब व इंतखाब का काम भी सर के नाम है। कई किताबें उनकी हैं जिसमें सर फ़हरिस्त कुल्लियात ख्वाजा अहमद अब्बास की 8 जिल्दें हैं। इसके अलावा इंतखाब कुल्लियात मीरसोज़, उर्दू अदब, एहतजाज व मज़ाहमत के रवैये, इंतज़ार हुसैन एक दबिस्तान, जोगिंदर पाल, ज़िक्र फ़न, ऐसी और बहुत सारी किताबें हैं। सर कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनार्स में भी शामिल होते रहे हैं। 100 से ज़ायद मकाले पढ़ चुके हैं। इनको कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड भी हासिल हो चुके हैं। कुछ अहम नाम इनमें ये हैं: ख्वाजा अहमद अब्बास इंटरनेशनल अवार्ड, जो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ लंदन से मिला था 2022 में। गालिब अवार्ड मग़रिबी बंगाल उर्दू अकादमी और गालिब इंस्टीट्यूट दोनों जगह से मिल चुका है। कलीमुद्दीन अहमद बिहार अवार्ड, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, गालिब मुजाहिद उर्दू अवार्ड, इस तरह के और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनका ज़िक्र यहाँ शायद ज़्यादा तफसील हो जाएगा। मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। कोई बात नहीं। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं जनाब वजीहुद्दीन साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर सब एडिटर हैं। मुख्तलिफ़ फ़िल्मी, अदबी व समाजी मौज़ूआत पर इनकी स्टोरीज़ ख़ास दिलचस्पी से पढ़ी जाती हैं। अंग्रेज़ी अदब व सहाफ़त से पेशा वराना ताल्लुक़ रखने के साथ उर्दू ज़बान व अदब से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। इस हवाले से मुसलसल लिखते भी रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर 2021 में हार्पर कोलिंस से उनकी एक किताब शाये हो चुकी है जिसे काफ़ी मकबूलियत भी हासिल हुई है। सर आपका इस्तकबाल है, आपसे गुजारिश है कि आप ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। हमारी अगली पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सफ़ीना। ये JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। BA और MA इन्होंने ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से किया है। MPhil और PhD की डिग्रियां इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की हैं। और इनके MPhil और PhD दोनों का मौजू है जमील मज़हरी की मरसिया निगारी। अच्छी मज़मून निगार भी हैं, शायरा भी हैं, नावल निगार भी हैं। कई किताबें इनकी मंज़र आम पर आ चुकी हैं। चाँद हरजाई इनका शेरी मजमुआ है। अफ़कार नौ मज़ामीन का मजमुआ और जमील मज़हरी के मरसिये इनकी एक और किताब है। और अयामा जो इन्होंने एडिट किया है। आपसे भी गुजारिश है कि आप ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे आखिरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, जो फ़िलहाल यहाँ अभी नहीं हैं। दिल्ली के मशहूर फ़ारसी उर्दू इस्लामी स्कॉलर हैं।
अमीर खुसरो फाउंडेशन के कन्वेनर भी हैं। अदबी महफ़िलों में हम बारहा उनको देखते हैं, निज़ामत का जो उनका अपना अंदाज़ है उससे शायकीन बस सुनते ही रह जाते हैं। सर यहाँ है नहीं, अब वो थोड़ी देर में आएंगे। अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी तीनों ज़बानों पर यकसा अबूर रखते हैं। उनकी भी 2 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं। पहली किताब है उनकी रूमी द गाइड एंड ऑफ फ़िलासफ़र, अंग्रेज़ी में है, और एक किताब उनकी है क्या है ग़ज़वे हिंद की हकीकत, जो उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में है। सर का भी हम इस्तक़बाल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो है नहीं। इस मुज़ाकरे की निज़ामत फ़रमाएंगे मोहतरमा अज़रा अंजुम साहबा। BA और MA इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। जामिया से इन्होंने शहज़ाद अंजुम की निगरानी में दिल्ली और लखनऊ की इशारात एक मुताला के मौजू पर PhD के कर रही हैं, अभी कर चुकी हैं, अच्छा कर चुकी हैं। मज़मून निगार हैं, शायरा हैं, नावल निगार भी हैं, तर्जुमा भी करती हैं। हवेली के चिराग इनका एक नावल मंज़र-ए-आम पर आ चुका है। ज़ूबी नेशनल बुक ट्रस्ट से शाये हुआ है, जिसका इन्होंने तर्जुमा किया है। आपका इस्तक़बाल है और गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं और बाकायदा इस मुज़ाकरे की कार्रवाई शुरू करें। बहुत शुक्रिया सर। मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये मौका फ़राहम किया। और आज का हमारा जो मौजू है, जी हफ़ीज़ुर रहमान सर तशरीफ़ ला चुके हैं। तशरीफ़ रखें सर, बहुत उम्दा वक्त पर सर तशरीफ़ लाए। सर का तारुफ़ तो कराया जा चुका है, लेकिन सर इस्लामिक स्कॉलर हैं और ग़ज़वे हिंद पर तहक़ीक़ी किताब अभी सर की आ चुकी है। तो नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है किताब मेलों की इल्मी और सक़ाफ़ती अहमियत। तो किताब मेले का जो तारीख़ रही है वो 1972 से ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, और NCPL ने, कौमी कौंसिल ने 2002 और 3 में लाल किले से इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमारे अभी जो डायरेक्टर हैं शम्स इक़बाल सर, उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था और उसके लिए वैन मुहैया कराई, कंस्ट्रक्शन का, और जितनी भी सहूलतें फ़राहम की जानी थी वो उन्होंने फ़राहम की। और ये सिलसिला आज भी रमा दमा है। कौमी कौंसिल का ये स्टॉल आज, जी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, और इसी के साथ ही मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल अपने सामाईन के सामने पेश करती हूँ कि डिजिटल दौर में जहाँ हर चीज़ स्क्रीन पर है, किताब मेले मुताले की आदत को ज़िंदा रखने में किस हद तक मुआविन व मददगार हैं? इस सवाल का जवाब प्रोफेसर जी। दूसरा सवाल है, बच्चों की शख्सियत साजी में किताब मेलों की क्या अहमियत है? आलमी किताब मेलों के ज़रिए मकामी अदब को बैनुल अक़वामी सतह पर मुंतकिल करने और तर्जुमे के लिए तबादले के कितने मौक़े फ़राहम करते हैं ये हमारे आलमी किताब मेले? उर्दू और दीगर इलाक़ाई ज़बानों की तरवीज और नई नस्ल को मादरी ज़बान से जोड़ने में मेलों का क्या किरदार है? आखिरी सवाल है कि किताब मेलों को मज़ीद दिलचस्प और मुफीद बनाने में जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती माहौल का इम्तिज़ाज किस तरह मुमकिन है? बेहद शुक्रिया सामाईन। अब हमारे जो मेहमान हैं उसमें प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब सबसे सीनियर हैं, तो मैं चाहूँगी कि सर आप इस जी सर, ओके सर, ठीक है। सर की इजाज़त से मैं डॉक्टर सफ़ीना मैम से गुजारिश कर रही हूँ कि वो इन सवालात का जवाब दें। जी, पहला सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ, डिजिटल दौर में जहाँ हर चीज़ स्क्रीन पर है, किताब मेले मुताले की आदत को ज़िंदा रखने में किस हद तक मुआविन व मददगार हैं? बेहद शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो सकाफ़त जो बची है वो किताब मेलों की वजह से ही बची हुई है। अगर हम कायनात में हम घूम नहीं सकते हैं सब जगह, लेकिन ये जो बुक फेयर है ये एक तरह से एक कायनात है
पढ़े लिखे लोगों की कायनात है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की हम किताबों को देखते हैं, उस कल्चर को देखते हैं, अपने बच्चों को हम साथ में लेके आते हैं। तो हम जहाँ दुनिया नहीं घूमते हैं वहाँ हम किताबों को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की किताबों को पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं। अगर हमारे पास ये किताबें ना हो तो हमारे पास बात करने के लिए बचता ही क्या है। शायद हम घर बाहर की ही बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें दुनिया के मसाइल, दुनिया का कल्चर, दुनिया की तहज़ीब, सभी कुछ हमें समझ में आता है। आजकल जो दुनिया है वो एक तरह से नुमाइश करने वाली दुनिया है। हम अपने बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं और उनको सामान दिलाते हैं, चीज़ों को देखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप टीचर हैं और आपको कुछ प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो भी आप अपने आप को बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वहाँ पर ये जो बुक फेयर है ये गनीमत है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की किताबें आपको नज़र आएंगी, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तहज़ीब आपको नज़र आ सकती है। दूसरी चीज़, आजकल एक उंगली पर सब कुछ है। अगर हमको कोई किताब देखनी है तो हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और देख सकते हैं, लेकिन वो जो लम्स है किताब पढ़ने का वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो किताब मेले हैं ये उनको ज़िंदा रखते हैं, हमारे कल्चर को, हमारी तहज़ीब को। आज भी अगर हमको सूखे हुए गुलाब के फूल अगर हम देखने हैं तो हम उस किताब में तो नहीं रख सकते, हमें इन्हीं किताबों की ज़रूरत होती है। तो मैं समझती हूँ ये किताब मेले बड़े ज़रूरी हैं। जी जी, बहुत उम्दा। मैम ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से जिस तरह हम मॉल में अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं उसी तरह हमें किताब मेलों में भी अपने बच्चों को लेकर आना चाहिए, ताकि वो जो दूसरी जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनसे मुतासिर हो सके। इसी के साथ ही अब हम अपने दूसरे मेहमान जनाब वजीहुद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो इस सवाल का जवाब दें। जी, इन्होंने ज़िक्र किया कि पहले किताबों में जो है वो सूखे हुए फूल मिला करते थे, इससे बहुत सारी यादें जो है वाबस्ता होती थी और लोग याद के। आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि फूल तो मिलते हैं लेकिन आपको डिजिटल मिलेंगे और इमीडिएटली आप दे देंगे। मुझे याद है कि जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था तो एक बार किसी किताब की तलाश थी तो एक शातिर लड़के ने लिखा पहले पेज पे, आप पेज नंबर 10 पे जाइए, बहुत ही दिलचस्प बात होगी। उसके बाद फिर इसी तरह से करता गया, 20 पे जाइए, 25 पे जाइए, अब दिलचस्पी बढ़ती गई, तजस्सुस बढ़ता गया। जब आखिर पेज पे कहते कहा कि बेवकूफ़ कहीं का गाली देकर कहा, वो यहाँ पे इज़हार जो होता है बच्चों का, तुम यहाँ पढ़ने आओ कि पेज उल्टाने के लिए आए हो। तो ये सब चीज़ें जो ये कैसे होता है, ये ठीक है अपने आप में, ये लगता है कि थोड़ी सी बदतमीज़ी हो रही है, लेकिन किताब का जो कल्चर है हमारे समाज को बनाने में और समाज को संवारने में ये बहुत अहम है। अफसोसनाक बात यह है कि डिजिटल वर्ल्ड ने आकर के इस तरह से हमारी जो जेन जी है जिसको कहते हैं ख़ास करके, वो उन नौजवानों को, उन बच्चों को इससे दूर करते। मैं परसों ही की बात बताता हूँ, एक बम्बे में अपने एक दोस्त के घर पे था और खाने पे था, किसी लीडर को बुलाया था, मुझे भी बुलाया, दावत दी उन्होंने। तो उनके 2 पोते जो है उनके छोटे छोटे बच्चे, बड़े मासूम से बच्चे, एक का चश्मा लगा हुआ है और एक जो है बगैर चश्मा का है। ये 2 सोफ़े बड़े अच्छे लगे हुए थे और सोफ़े के बीच में थोड़ी सी जगह थी। इसमें ये 2 बच्चा जो है बिल्कुल दुनिया से गाफिल हो करके, और वो अपने लैपटॉप पे उस पर जो है वो देख रहा है, वो कोई गेम्स देख रहा है, यानी कि इस तरह से कटा हुआ लगा। मैंने किसी दोस्त से कहा कि ये देखिए ये है दुनिया इनकी। पहले हम लोग भी बचपन में खेलते थे तो मालूम है कि खिलौने या किताबें देने का शौक़, किताबें लाने का शौक़, ये सब एक रवायत थी और बहुत ही वो सेहतमंद रवायत थी, जिसको वो धीरे धीरे वो दम तोड़ती चली जा रही है। हम गिफ्ट जो है बच्चों को, अब वो क्या, वो नए जो चीज़ें आ गई हैं खेलने के सामान, वो ला के देते हैं। किताबें ला के देना, गिफ्ट देना, ये जो है ख़त्म होता जा रहा है, इसको फिर से ज़िंदा करना पड़ेगा। इसकी अफादियत ये भी हो सकती है कि आप जब बच्चों को अपने घर में एक गोशा बनाए, एक तो किताब खुद अपनी लाइब्रेरी सबके घर में होनी चाहिए, छोटी सी हो, और एक बच्चों का गोशा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए उनको अपनी मर्ज़ी से, जैसे हमने किया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कोई अलग किया, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि बच्चों को अपनी मर्ज़ी से अपनी किताबें रखें, वो उन्हीं की दिलचस्पी किताबें होती हैं जो वो खुद वो लाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मेले का ऑर्गेनाइज़ करना, NCPL को मुबारकबाद दूंगा कि इसमें हिस्सा लिया, और ये मेरे मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान की राजधानी में इतना बड़ा, इतना वसी और हज़ारों लाखों किताबों को जमा किया गया। फुटफॉल्स इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, मैंने देखा, और लोगों को जो है आने में भी मतलब ट्रैफिक जाम हो रहा है। ये सब बताता है कि दिलचस्पी अभी है, अभी जो है वो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सिर्फ ये है कि
उसी को ट्रिगर करने की, जो अंदर जो ख्वाहिश बची हुई है उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है, और वो ट्रिगर जो है ऐसी चीज़ें से की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि ये किताब मेला ऑर्गेनाइज किया जाए। अगर हर चीज़ का मेला होता है तो किताबों का मेला होना चाहिए। जी सर, इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसको मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए और मुफीद बनाने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारी रवायत रही है उसका एक हसीन इम्तजाज किस तरह से कायम कर सकते हैं? ये क्या टेक्नोलॉजी का, जैसे अभी अब AI का ज़माना आ गया, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सहाफ़ी हूँ, तो लोग कहते हैं कि क्या लिखना जो है बंद हो जाएगा, क्या अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइटर्स की। ये बेवकूफ़ी की बात है। कभी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह से एक जो क्रिएटिव वर्क है उसका नमूल बदल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मसलन डॉक्टर साहब हैं, ये अगर ये कोई कहानी लिखते हैं तो वो कहानी तो वो बना सकती है, आप अगर दे दें AI को तो वो जो है कहानी बना देगी, लेकिन उसमें जो उसका कल्ब है, जो उसकी रूह है, वो उसमें नहीं रह पाए, वो मसनूई होगी। इसलिए बेहतर है कि दोनों का इम्तजाज और दोनों का जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि जिसको मिलन कहा जाता है, वो बहुत ज़रूरी है और बैलेंस रखना पड़ेगा। आप अगर टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा फोकस टेक्नोलॉजी पे है और बाकी चीज़ें जो है, जो हमारी क्रिएटिव फैकल्टीज़ हैं, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे लिखना बंद करें। जैसे सपोज कि हम लोगों ने बचपन में खुतूत लिखे, हमें एस्से दिया जाता था, राइट ए लेटर टू योर फादर, राइट ए लेटर टू योर टीचर। अब जो है वो लेटर लिखने का रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। मेरे वालिद हमें कितने खुतूत लिखते थे, भेजते थे, और वो सब अगर बदकिस्मती से मेरे पास रखा नहीं मैंने, वरना एक पूरी जो है वो किताब हम उसको शाये कर सकते थे। तो वो जो ट्रेडिशन था, अब क्या वो पूरा जो है मोबाइल पे मैसेज दे रहे हैं तो वो भी पूरे अल्फाज नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो अल्फाज से और ज़ुबान से हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएं और वो चीज़ों को समझ नहीं पाएँ। तो इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और हमारे घरों में, हमारे तालीमी इदारों में, और ख़ास कर आपके इशाअती इदारे जो हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी किताबें लाएँ और ऐसे सेमिनार, सिम्पोजियम्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके करें। अब हमें वो जाना पड़ेगा। ये अब ज़माना क्या कि लोग एक जगह आपने दावत दे दी, लोग चले आएंगे और 500 लोग 200 लोग आ जाएंगे, ऐसा बहुत अब मुश्किल हो गया है। अब जो है वो जहाँ स्टूडेंट मिलेंगे, यानी जो मुहैया है मवाद, जिसको कहते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है, उनके पास जाना पड़ेगा, उनके बीच में ऐसी कोशिश की जाएगी, सेमिनार्स किए जाएंगे और उनको समझाया बताया जाएगा। जाहिर सी बात है जो लोग लिटरेरी लोग हैं वो अपने अंदाज में इनका फ़न भी जानते हैं, वहाँ क्रिएटिव लोग भी रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी के लोग भी रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अगर कोशिश की जाएगी तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इतनी सर्दी में अगर इतने लोग भी यहाँ आए, इसका मतलब है कि ये अभी ज़िंदा है, अभी ज़िंदगी बाकी है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, आपकी गुफ्तगू से बहुत फ़ायदा पहुंचा और कहीं ना कहीं हमें अपने सवाल का जवाब भी मिला। मेरा अगला सवाल है, बच्चों की शख्सियत सादी में किताब मेलों की अहमियत क्या है? इसका जवाब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा NCPL की पूरी टीम और उसके मोहतरम इज़्ज़त माब डायरेक्टर साहब और हमारे फ़ेलो जो शख्सियात यहाँ पर पैनल में हैं, यकीनन मुझसे ज़्यादा बाइल्म और सीनियर हैं, मैं भी कुछ सीखूँगा इनसे। तो वो मोर का पर किताब में रखने का बहुत ज़िक्र हुआ तो मुझे अहमद फराज का वो शेर याद आया कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। जी जी बिल्कुल। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। तो किताबों में परे ताऊस भी सजाया गया है और किताबों के हवाले से दुनिया ने जब भी नॉलेज के ट्रांसफॉर्म करने का जो सिलसिला है, तो ज़ाहिर है कि अगर मैं कुरान के तालिब इल्म की हैसियत से देखूं तो उसकी बात कलम के ज़रिए से कही गई है कि इंसान को इल्म सिखाने का जो डेफर्स से माध्यम है, जो ज़रिया है, वो कलम है। और किसी न किसी शक्ल में कुरान से पहली भी किताबें और कुरान के बाद भी किताबें, उनको तख्तियों पर, चमड़े के पट्टों पर, पत्तों पर, अलग अलग तरीक़े से पत्थरों पर उनको खोदा जाता था, लिखा जाता था। और ये शक्ल बदलते बदलते आज हमारे सामने किताब की सूरत में है। फिर ये किंडल पर और दूसरी जगह जब जाती है, इसकी PDF जाती है, तो वो इंटरनेट के हवाले से भी हमारे सामने आती है। तो जो ये किताब मेले हैं,
इनकी अहमियत यूँ तो हर मेले की बड़ी अहमियत है। हमारी तहज़ीब को परवान चढ़ाने में हम एक छोटे से गांव से आते हैं और अगर ये देखते हैं कि किसी भी जगह गांव या शहर, अलग अलग जगह पर जो बड़े शहर होते हैं उनमें नुमाइशें लगती हैं, जो गांव होते हैं उनमें मेले लगते हैं, 8-8, 10-10, 20-20 गाँव के बीच कोई ना कोई, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिए में कोई मेला है। और उन मेलों में उस इलाके की तहज़ीब की नुमाइंदगी होती है, खान पान की नुमाइंदगी होती है, रहन सहन की नुमाइंदगी होती है, लिबास की नुमाइंदगी होती है, जिसके ज़रिए से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उस तहज़ीब से वापस आगाह होती हैं। इसी तरह किताब मेले की अहमियत इन तमाम मेलों में सबसे ज़्यादा है। अलग अलग तरह से टेक्नोलॉजी के हवाले से मेले लगते हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, आईटी के फेयर्स लगते हैं, उसमें उसके एक्सपर्ट आते हैं। लेकिन किताब मेले की अहमियत यह है कि अगर आप ट्रेड फेयर में, आईटी फेयर में, दूसरे फेयर में जाते हैं तो हो सकता है कि उस जगह आपको किताब ना मिले। लेकिन किताब मेले की खूबी यह है कि इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके, लिटरेचर और सियासियात से लेके, पॉलिटिकल साइंस से लेकर, मज़हब से लेकर ह्यूमैनिटीज़ तक तमाम मौज़ूआत पर आपको यहाँ पर किताबें मिल जाती हैं। और बच्चों के लिए ख़ास तौर से एक अलग से सेक्शन हॉल नंबर 6 यहाँ पर एनबीटी ने बनाया है, जिसमें बच्चों से मुताल्लिक़ तमाम लिटरेचर है। तो मैं तमाम आने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को लेकर आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3 साल से ये काम अपनी बच्ची को लेकर आता हूँ और इतनी किताबें मैं नहीं ख़रीदता जितनी अब 10 साल की मेरी बच्ची ख़रीदती है, किताबों को पढ़ती है, उसके बाद उनका रिव्यू करती है, किताबों पर भी और किंडल पर भी। तो ये फ़र्क ज़रूर है कि हम जो किंडल पर या इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम गूगल से एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे जहन में बहुत देर पा नहीं रहती। या हमें अगर कुछ मज़ामीन लिखने हैं, प्राइमरी सोर्सेस को उसमें कोट करना है, तो वो हमारे पास शायद उसमें दामन तंग रहता है। लेकिन जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हमें बरसों तक ये याद रहता है कि ये किताब किस राइटर की है, किस पब्लिशर की है, और शायद इसके किस सफ़े या किस चैप्टर में ये बात कही गई है। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अपनी किताब की इन्फॉर्मेशन को तो ज़रूर ब्रॉडकास्ट करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन ये याद ज़रूर रखें कि हर घर में, यानी वो घर इल्म से खाली है जिसमें कोई किताब नहीं है, तो किताबें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बुनियादी असासा हैं जो हमें अपने माजी से भी जोड़ती हैं, फ़िक्र मुस्तक़बिल से भी आगाह करती हैं, और हमारे इमरोज़ को किस तरह बेहतर बनाना है उसके लिए गाइड भी करती हैं। तो अपनी अपनी पसंद की किताबें लें, और किताबें पढ़ना इंसान को ज़हीन भी बनाता है। तो ये बात बारहा कही गई है कि किताबों से इंसान की ज़हानत भी बढ़ती है। तो इस मेले में जो बच्चे आते हैं, एक तो रंगारंग इसके अंदर फेस्टिवल्स हैं, टॉक शो हो रहे हैं, अलग अलग पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और फिर डेली 3-4 घंटे का सेशन जो NCPL ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि वो डेली अलग अलग शख्सियात को बुला के इस तरह के डिस्कशंस करा रहे हैं जो लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये किताब मेले तमाम शहरों में होते रहेंगे और हम किताबों से अपना सिलसिला जोड़े रहेंगे। सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और बच्चों की शख्सियत साजी से मुताल्लिक़ इस सवाल का जवाब आप सभी ने सुना। इसके बाद मेरा दूसरा अहम सवाल है, उर्दू और दीगर इलाक़ाई ज़बानों की तरवीज और नई नस्ल को मादरी ज़बान से जोड़ने में मेलों का क्या किरदार है? सर इसका जवाब भी मैं आपसे ही चाहूँगी जी। किताब मेलों, उर्दू और दीगर इलाक़ाई ज़बानों की तरवीज और नई नस्ल को मादरी ज़बान से जोड़ने में मेलों का क्या किरदार है? ज़ाहिर सी बात है कि इस मेले में जहाँ अलग अलग रंग बिरंग यहाँ पर स्टॉल्स हैं, देश के भी और दुनिया के भी, इस मेले की ख़ुसूसियत यह है कि ये बैनुल अक़वामी होने की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ पर पब्लिशर्स आते हैं, और उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी, हमारी इलाक़ाई जितनी हिंदुस्तानी ज़बानें हैं उनके अलावा बैरूनी ज़बानों के भी यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है कि हम अपनी अपनी दिलचस्पी के एतबार से अगर अपनी अपनी पसंद की किताबों का इंतखाब करेंगे, और जब हम किसी मेले में जाते हैं, आम तौर से इंसान ये महसूस करता है जब तक वो अपने घर में है, अपने वर्क प्लेस पे, कि शायद उसे किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं
जब हम किसी मेले में जाते हैं तो वो ज़रूरत ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जब हम अपनी पसंद की कोई किताब देखते हैं, कोई अच्छा टाइटल नज़र आता है, कोई अच्छा शेर नज़र आता है, कोई अच्छी किताब नज़र आती है, तो फिर हमारा जहन करता है कि हम इस किताब को ख़रीदें। और जिस किताब को हम ख़रीदते हैं, जो किताब हमें तोहफे में मिलती है, उसकी ये गारंटी नहीं कि वो शेल्फ़ में जाके सज जाएगी किसी अच्छी जगह पर, हम उसे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जिस किताब पर हम पैसा खर्च करते हैं और पैसा देने के बाद जिस किताब को हम ख़रीदते हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश भी करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो जाहिर है कि इन मेलों की इफ़ादियत ये है कि इसमें तमाम उन्वानात पर किताबें हैं और तमाम मादरी ज़बानों में किताबें हैं, क्योंकि देश की जितनी भी हमारी नेशनल 22 भाषाएं हैं, उन 22 की 22 ज़बानों में यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। साउथ इंडिया के स्टॉल्स हैं, नॉर्थ इंडिया के स्टॉल हैं, कश्मीरी ज़बान में यहाँ किताबें हैं, मराठी, बंगला, पंजाबी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पर किताबें हैं। तो मादरी ज़बान की तरवीज व इशाअत तो ये कर ही रही हैं, और जो अलग अलग स्टॉल्स वाले गुफ्तगू और डिस्कशन, पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अलग अलग तरह से अलग अलग ज़बानों में और अलग अलग ज़बानों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ऑडियंस तक ये बातें भी, ये गुफ्तगू भी पहुंच रही है। और बच्चों से लेके ख़वातीन की दिलचस्पी से लेके तारीख़, यानी कोई ऐसा मौजू नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितनी अच्छी किताबें एग्जिस्ट करती हैं, उन किताबों को अगर अंडर वन रूफ तलाश करना हो तो वो आपको सिर्फ़ किसी मटिया महल और जामा मस्जिद और दूसरे इलाक़ों में ही या खान मार्केट में नहीं मिलेंगी, बल्कि यकीनी तौर पर वर्ल्ड बुक फेयर में वो तमाम किताबें जिनकी आपको तलाश है, वो अंडर वन रूफ यहाँ पर इन पाँचों हॉल्स के अंदर जो हज़ारों स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनमें मिल जाएंगी। तो जाहिर है कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, तो ये मादरी ज़बान का भी सपोर्ट है और ये नॉलेज का भी ट्रांसफॉर्मेशन है कि यहाँ जो भी बच्चा आता है, बच्चे भी अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करते हैं, ख़वातीन भी लेते हैं। और जाहिर है कि तालीम भी, बेहतर तालीम का तरीक़ा दुनिया में जो तालीम के हवाले से जो माहिर एकेडमिशियन है, माहिर तालीम यहाँ पर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब तशरीफ़ रखते हैं, शायद वो इस बात से एग्री करें कि बेहतर तालीम का तरीक़ा यही है जो हमारी NEP 2020 में भी ये बात कही गई है कि बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन एनी हाउ उनकी मादरी ज़बान में होना चाहिए। दुनिया के ममालिक का तरीक़ा भी यही है कि वो उन बच्चों को ज़हीन भी बनाती हैं और मादरी ज़बान का फ़रोग़ भी उनके ज़रिए से होता है। तो ज़ाहिर है कि इस मेले के ज़रिए मादरी ज़बान का भी फ़रोग़ है और उर्दू जिसके बैनर तले हम गुफ्तगू कर रहे हैं उनका भी फ़रोग़ है और दीगर जो हमारी रीजनल ज़बानें हैं उनका भी फ़रोग़ है। और नॉलेज का यकीनन ट्रांसफॉर्मेशन है। जहाँ किताब है, जहाँ कागज़ है, जहाँ कलम है, उस जगह पर इल्म है। फराज मुबारकपुरी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा था कि डुबो के खूने जिगर से हमने कलम को सरशार कर लिया है, मताए क़िरतास की हकीकत हमारे जज्बात की नमी है। बहुत उम्दा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया सर ने, बहुत ही इल्मी अंदाज में। और सभी मैडम मैं सिर्फ इसमें मादरी ज़बान की तरफ से एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी सर। ये हमेशा शिकायत रहती है हमारे उर्दू वाले दोस्तों से, डॉक्टर साहब भी इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि उर्दू की किताबें बिकती नहीं हैं। कोई शायर है वो किसी तरह से छपवा लिया किसी के ताउन से और उसके बाद फिर मुफ्त में बांट देते हैं, दोस्तों को भेज देते हैं तोहफ़ा के तौर पे। तो मैंने इसके बारे में बार बार मैं बोल चुका हूँ, मैं बोलता रहता हूँ कि ये मुफ्त खुरी की रस्म जो ख़त्म होनी चाहिए। क्यों दें? अंग्रेज़ी वाला क्यों नहीं देता है फ्री में? सही बात। हमने हार्पर्स कॉलेज में किताबें हमें जब हमने छपवाई तो जो कॉपी मुझे मिली गिफ्ट उनके तरफ से जो मिलती है हर ऑथर्स को, उसके अलावा जो है कुछ चंद दोस्त हैं उनको हमने मुफ्त में दिया। सब तो उन्होंने अमेज़ोन से ख़रीदा, तो इनकी किताब क्यों नहीं खरीदेंगे अमेज़ोन से या जो दूसरे तरीके हैं। तो इसको बंद करना चाहिए। मैं एक तजुर्बा किया था मैंने पिछले साल। आपको पता है कि शाहिद सिद्दीकी मशहूर जर्नलिस्ट है हमारे, तो उनकी किताब तो अभी हाल में आई, अंग्रेज़ी में आई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने वालिद पे जो बानी है नई दुनिया के, उन पर एक किताब लाई थी उर्दू में। तो जो पब्लिशर थे और जो लोग मुंतज़मीन थे, मैंने उनसे 2-4 दिन पहले कह दिया दिल्ली आने से पहले कि आप ऐसा कीजिए, तजुर्बा कीजिए कि आप किताब को सेल के लिए वहाँ पर रखिएगा। उर्दू में किताबें मुझे मालूम है मुफ्त में देंगे। कहा कि बिकेगी? मैं कहा एकदम यकीनन बिकेगी, आप रख के तो देखो।
तो कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ पर रखेंगे और कुछ डिस्काउंट दे देंगे। मैंने कहा हाँ, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा। जब किताब की रीडिंग्स होती है, लॉन्च होता है, तो उसमें डिस्काउंट 10%, 5% रखते हैं। आप भी रखें और देखिए, तजुर्बा कीजिए, आपको खुशी होगी कि 50 किताबें बिकी। वो 5 किताबें उसको उम्मीद नहीं थी कि बिक सकती है। उर्दू किताब बिकी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती है। आप उसको अगर अच्छी चीज़ें देंगे और सही, जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आजकल के जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए। बार बार जो है ये ज़माना है कि अब उसको बार बार हैमर करना पड़ता है, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो असल मवाद है वो प्राइमरी सोर्सेज से होने चाहिए, अच्छी मजबूत होनी चाहिए। तो मादरी ज़ुबान का भी यही होगा कि वो शाना बशाना जो है, वो जो दूसरी ज़ुबान है जो है, या अपने मुल्क में अंग्रेज़ी की को अगर तरजीह दी जाती है। आप जी, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान सर ने और जनाब वजीहुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और सभी सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अब मैं एक सवाल डॉक्टर सफ़ीना साहिबा से पूछना चाहूँगी कि आलमी किताब मेलों के ज़रिए मकामी अदब को बैनुल अक़वामी सतह पर मुंतकिल करने और तर्जुमे के लिए बुनियाद फ़राहम करने के कितने मौक़े फ़राहम करते हैं किताब मेले? देखिए, अभी जो मादरी ज़बान, हेलो, अभी मादरी ज़बान पर बड़ी गुफ्तगू हुई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने लिखा है कि गाली, गिनती और गंदा लतीफ़ा मादरी ज़बान में ही मज़ा देता है। जी। और एक जगह ये भी लिखा है कि जो शेर समझ में आए वो तो मज़ा देता ही है, जो ना समझ में आए वो भी मज़ा देता है। और ज़्यादा तो मादरी ज़बान की तो बड़ी अहमियत है। और हम जब बच्चों को, या हम खुद भी जब इसमें किताब मेलों में जब हम आते हैं, तो देखिए, हम यहाँ 2 तरह की किताबें ख़रीदते हैं। एक तो हम ज़रूरत के तहत आते हैं, जैसे जब मैं PhD कर रही थी तो मुझे जमील मजहरी पर जितनी किताबें थी उनकी तलाश थी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर फिर हम उन किताबों को भी देखते हैं जिससे हमें, हमारे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, ये किताब बहन के लिए लो, ये फ़ायदा हो सकता है। ये किताब इस अदब में है, ये फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक तरह से किताब मेला, जो एक नुमाइश यहाँ लगी होती है, तो हम वहाँ बहुत तरह की किताबें लेते हैं। अब हम उर्दू से अगर थोड़ा सा अगर हम बाहर निकलें, हम तर्जुमे की तरफ जाएँ, तो हम देखते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं कॉलेज में, तो बंगला अदब जो है, या हिंदी वालों की, या पंजाबी वालों के, या इनके यहाँ लिटरेचर कैसा है, या इनके यहाँ किस तरह की किताबें हैं। तो अगर हमें इनके बारे में जानना है तो हम तर्जुमे की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो नॉर्थ ईस्ट के थे, तो उनके यहाँ औरतों को बड़ी अहमियत है। तो वहाँ जो सरनेम है वो औरतों के हिसाब से चलता है। तो मुझे बड़ी तलाश हुई कि मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ूँ कि वहाँ का कल्चर क्या है। या हमारे यहाँ बहुत सारे लद्दाख के बच्चे आते हैं, तो जब हम उनको चौथी का जोड़ा या ऐसी कहानियाँ पढ़ाते हैं तो उनको उतनी समझ में नहीं आती। वो ये कहते हैं कि हमारा कल्चर ये नहीं है। अगर हमको तहजीब को, कल्चर को, किसी को भी समझना है तो हम किताब मेलों में आएंगे। किताब मेलों में आएंगे तो ये एक तरह से एक हमारा त्यौहार है, यहाँ हम मिलते हैं। अच्छा, इसके बहुत तरह के फ़ायदे हैं। जैसे यहाँ पर कोई किताब है, किसी भी ज़बान में है, वो रिलीज़ हो रही है, उसका राइटर बैठा है, आप उससे सवाल कर सकते हैं, आप उसकी बातें सुन सकते हैं। कहते हैं ना कि बात से बात आगे बढ़ती रहती है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमें भी तर्जुमा करना चाहिए, इस अदब को पढ़ना चाहिए। किसी भी अदब को, किसी भी कहानी को हमें पढ़ने के लिए किताब मेलों की बड़ी, मुझे लगता है, ज़रूरत है। जी जी, बेशक। जी सर, बिल्कुल। जो सवाल आपने डॉक्टर साहिबा से किया, इस पे एक थोड़ी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि तराजिम की अहमियत उलूम को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा है। और आज से नहीं, एक लंबी तारीख़ है कि जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है उसको हम इसी हवाले से जानते हैं कि तर्जुमे के ज़रिए से जानते हैं। अब कोई उर्दू का प्रोफेसर है, वो हाफिज़ पर, रूमी पर, सादी पर, वो इमराउल कैस पर, मुतनब्बी पर, यानी अरबी के, फ़ारसी के शायरों पर वो गुफ्तगू करता है, या और दूसरे यूनानियन राइटर्स पर लोग गुफ्तगू करते हैं, यूरोपियन राइटर्स पर गुफ्तगू करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन तर्जुमे के ज़रिए से पहुँचती है। तर्जुमे का बहुत बुनियादी रोल है। ज़ाहिर है कि एक ज़माने में दारुत तर्जुमा कायम किया गया था, और इसमें जो उलमाए अंदलुस, उलमाए इराक़, उलमाए
दमिश्क रहे हैं, उनका बहुत ही बुनियादी कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो जिस इदारे में हम बैठे हैं, NCPL का बुनियादी कंट्रीब्यूशन ये भी है कि ये सिर्फ कंप्यूटर सेंटर या डिस्कशन और किताबें तो छापते ही हैं, लेकिन इनके पास बेशुमार किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के अच्छे लिटरेचर से उर्दू ज़बान में मुंतकिल की गई हैं। मैं ख़ुद जिस इदारे की नुमाइंदगी करता हूँ, खुसरो फाउंडेशन, उसमें भी हम एक बुनियादी कोशिश ये करते हैं कि दुनिया का कोई भी स्कॉलर, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर अच्छी किताब उसने लिखी है, और हमारा गोल है कि हम कम से कम 22 ज़बानों में, अभी उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में है, लेकिन आने वाले वक्त में 22 नेशनल ज़बानों में, कौमी ज़बानों में हमारा लिटरेचर हो। तो हम अमेरिकन या टर्किश या अरबिक या पर्शियन या और दूसरे जो स्कॉलर हैं, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर, मॉडरेट इस्लाम पर, रेडिकल लिटरेचर को काउंटर करता हुआ कोई लिटरेचर, देश की इंटीग्रिटी और हारमनी को, सकाफ़त को आगे बढ़ाने वाला कोई लिटरेचर है, तो वो किताब कहीं भी लिखी जा रही है और हम अच्छे मुतरजमीन से उसे तर्जुमा कराते हैं। क्योंकि तर्जुमे की बुनियादी खसूसियत यह है कि आज AI के ज़रिए, गूगल के ज़रिए बहुत जल्दी 90%, 95% करेक्ट तर्जुमा हो जाता है, लेकिन वो तर्जुमा आपको बांध नहीं सकता। तर्जुमा वो है कि जिस तरह अर्रहीक़ुल मख्तूम का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया, जो सीरतुन नबी पर क़ाज़ी सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की मारूफ़ किताब थी, उस पर बड़ा अवार्ड मिला था। तो तर्जुमा वो है कि ये लगे नहीं कि आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं। हमने जिस किताब को रिलीज़ किया है, मुस्लिम अज़हान की तश्कील नो, रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स का तर्जुमा है। कहीं से आपको लगेगा नहीं कि ये तर्जुमा है, या इस्लाम अथॉरिटेरियनिज़म अंडर डेवलपमेंट, उसका इस्लाम आमरीत और पसमानदगी उसका तर्जुमा है, बट आपको वो लगेगा नहीं। तो जो अच्छे मुतरजमीन हैं, उनका बुनियादी कंट्रीब्यूशन, प्रोफेसर शमीम हनफी साहब ने इस हवाले से बड़ा काम किया था कि साउथ इंडियन लिटरेचर को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो हम अगर दूसरे राइटर्स को जानते हैं, दूसरी ज़बानों के राइटर से अगर अप्रोच हासिल करते हैं, और ख़ासकर शोरा ने और कहानीकारों ने, इसमें उर्दू के जो शोरा और अदीब हैं, उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो उर्दू शायरी में बड़ा नाम पैदा किया, रघुपति साहब फ़राक गोरखपुरी, फैज़ साहब, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, ये तमाम वो लोग हैं जो उर्दू लिटरेचर के उस्ताद नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेज़ी अदब से वाबस्ता लोग थे। और अंग्रेज़ी अदब से जो वहाँ के तजर्बे थे, उन्होंने यहाँ से अपने अंदाज से गुफ्तगू की। इसी तरह हमारे यहाँ प्रेमचंद हैं, तो प्रेमचंद की कहानियों का जो असर है वो ग्लोबल है, लोग दूसरी जगह उनके साथ वो करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ से हमारे यहाँ जो पंचतंत्रा पहुँची है, दुनिया की बेशतर ज़बानों में पंचतंत्रा का तर्जुमा हुआ है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उसकी ओरिजिनल संस्कृत स्क्रिप्ट आज हमारे पास मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी सबसे ऑथेंटिक स्क्रिप्ट अगर मानी जाती है तो अरबिक वर्जन कलीला व दिमना अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा का तर्जुमा माना जाता है। बोर्ज़ोए ने उसे पहले पर्शियन में किया था, अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा ने अरबिक में किया, और उन दोनों लोगों ने संस्कृत सीखी। या फिर हिंदुस्तानी तहज़ीब को जिस तरह से अल-बैरूनी ने तहक़ीक़ मालिल हिंद लिखी, आज वो दुनिया की बेशतर ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है। और हिंदुस्तानी तहज़ीब और सकाफ़त पे काम करने वाला स्कॉलर दुनिया में कहीं भी काम कर रहा हो, अगर वो प्राइमरी सोर्स से बात करना चाहता है तो वो बैरूनी को कोट किए बिना नहीं रह सकता। तो ये तर्जुमों का वो है कि सादी दुनिया में जाने जा रहे हैं, रूमी दुनिया में जाने जा रहे हैं, उनकी ग्लोबल अप्रोच है, इकबाल दुनिया में जाने जा रहे हैं, हमारे गालिब और मीर पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं। तो उर्दू शायरी भी अदर ज़बानों में, अगर हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर की ज़मीन के लोग गालिब को नहीं पढ़ रहे हैं, मीर को नहीं पढ़ रहे हैं, बेदिल को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये रोल जो है और ये बुनियादी कंट्रीब्यूशन वो तर्जुमे का है कि तर्जुमे ने एक दूसरे के लिटरेचर से दूसरी ज़बानों के जानने वालों को करीब किया है। और मुझे लगता है कि इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो तराजिम का सिलसिला है, अच्छा लिटरेचर वो कहीं का भी हो, वो अगर आपके काम का है और नई नस्लों को आगे बढ़ा सकता है, आपके मुल्क और आपकी तहज़ीब को फ़रोग़ दे सकता है, तो उस लिटरेचर का तर्जुमा हमारी मादरी ज़बान में होना चाहिए और हमें उन किताबों को पढ़ना चाहिए। जी, बहुत ही मुस्तनद, मुदल्लल और जामे गुफ्तगू पेश की डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब ने। अब मैं गुजारिश करती हूँ प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम सर से जी कि आप इन सभी सवालों के जवाब दें। बेहद शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी, और जो मौजूद नहीं हैं वो भी,
सबसे पहले तो ये खुशगवार फरीज़ा है हमारा कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान उनके तमाम अरकान नीज़ इसके बहुत ही फ़ाल डायरेक्टर जो मिल गए हैं, शम्स इकबाल साहब, उनकी वजह से कौमी कौंसिल का जो सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था तो आफ़ताब चमक रहा है बहुत खूबसूरती से और बहुत तरक्की कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि जैसा नाम है वैसे ही वो काम कर रहे हैं और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत। बराह रास्त चूँकि वो उर्दू के उस्ताद नहीं रहे हैं इसलिए उनके यहाँ कोई सफ़ा आराई भी नहीं है, कोई ग्रुप बंदी भी नहीं है और बहुत खुले डले तरीक़े से वो काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि कौमी कौंसिल एक नए सफ़र पे चल पड़ी है। इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है साल डेढ़ साल के अंदर वो सब हम लोगों के सामने है। खुदा करे कि इनके जज्बों को और पर्दे अल्लाह ताला। हुकूमत की सरपरस्ती तो इन्हें हासिल है और रहेगी। मैं भी चूँकि डायरेक्टर रह चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि हुकूमत की तरफ से किसी भी काम में रखना अंदाज़ी नहीं होती। आप काम करें अगर सलीक़े से तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होता है, कोई रखना आप काम कीजिए तो सारा सो तो बजट भी आता है, सब कुछ होता है। आप काम ही ना करेंगे अगर तो बजट कहाँ से आएगा और क्या चीज़ें क्या आएगी। तो बहरहाल ये तो एक इब्तदाई गुफ्तगू थी। तो अब आप लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरी जो दाहिनी तरफ देखिए तो उसको पढ़िए और उस पर किताबों के जो टाइटल है वजी साहब वो देख लीजिए। वो ये जो सवालात कायम किए जा रहे हैं उसका जवाब जो है राजकमल प्रकाशन दे रहा है। और वजीहुद्दीन साहब ने जितनी खूबसूरत गुफ्तगू की, बहुत ही बताया उन्होंने, इन तमाम सवालों के एक तरफ से जवाब है। हमारे वजी साहब ने जो उनके अपने तजुर्बात हैं सहाफ़त के, उनके हवाले से, फिर सफ़ीना साहबा ने अपनी बात रखी। अब ये गुफ्तगू ये हो रही है कि जो असल मौजू है इसका वो ये है कि किताब मेलों की इल्मी और सकाफ़ती अहमियत, और सकाफ़ती अहमियत क्या है। बहुत अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने, इल्मी अहमियत भी बता दी, सकाफ़ती अहमियत भी बताया इन्होंने। मैं ज़रा सा बेवकूफ़ आदमी हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं चीज़ों को बड़ी दूसरे तरीके से समझता हूँ। हम लोग अपने घरों में जब अपने घर में बैठे रहते हैं तो अब चाट खाने का जी चाह रहा है तो क्या करेंगे आप? बीवी तो आपकी बनाएगी नहीं कि ये सब बहुत परेशानी होती है, इससे सेहत ख़राब हो जाती है, ये होता है वो होता है। लेकिन जब हम लोग किसी मेले में जाते हैं या किसी की शादी की तकरीबात में जाते हैं, अब वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वहाँ फ्रूट चाट भी लगे हुए हैं और वो क्या गोलगप्पे भी लगे हुए हैं और बाकी जो चीज़ें भी हैं। अब क्या करते हैं आप कि थोड़ा इसमें से चख लिया, थोड़ा उसमें से खा लिया, थोड़ा चिकन बर्रा ले लिया, थोड़ा मटन, यानी एक उस शादी की तकरीब में या उस मेले की वजह से आपका जो जायका है वो मुख्तलिफ जायके आप ले रहे हैं। और वो चीज़ भी आप देख रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं कम से कम, जिसको देखने के लिए आमतौर पर आपको लगता है कि कहाँ जाना होता। किताब मेले में जो अहमियत उसकी है सो इसको इस तरह से बिल्कुल मेरी बेवकूफ़ी की तरह समझिए कि जब हम यहाँ आ रहे हैं तो मालूम हुआ कि ये बच्चों का स्टॉल है, मालूम हुआ कि इसमें ये कन्नड़ की किताबें रखी हुई हैं, मालूम हुआ कि ये तेलुगु में किताबें रखी हुई हैं। कुछ नहीं होता है तो कम से कम हम उसका लम्स ले लेते हैं कि साहब ये देख तेलुगु में किताब। और कुछ नहीं होता है तो 1 2 4 5 अच्छे राइटर्स जो यहाँ घूम रहे हैं, जिनको बुलाया जाता है, उनसे लोगों की मुलाकात हो जाती है। तो ये इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि किताब मेले की कोई इल्मी और सकाफ़ती अहमियत नहीं है। इसकी बिल्कुल अहमियत है। अगर ये अहमियत न होती तो ये आप समझिए कि एक ज़माना था कि कौंसिल जब शुरू में चीज़ों का शुरू किया
बाज़ाब्ता इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी, किताब मेले की और इसकी और उसकी। ये सबसे पहले किताब मेला जो हुआ था वो लाल किले के उसमें हुआ था सबसे पहले। और अब ये हुआ ये है कि अब हर आदमी किताब मेला लगा रहा है, अब हर आदमी रेख्ता हो रहा है। लिटरेरी फेस्टिवल के नाम पर कितनी चीज़ें हो रही हैं, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, तो पटना लिटरेरी फेस्टिवल, तो अभी आपके कमर सिद्दीकी कर रहे हैं बॉम्बे में वो लिटरेरी फेस्टिवल। तो व्हाट इज़ दिस, क्या है ये लिटरेरी फेस्टिवल, क्यों कर रहे हैं इसको? यानी एक बहुत अहम बात यह है कि हमने लिटरेचर को फेस्टिवल की शक्ल देने की कोशिश की है, और जब हम अपने अदब को त्यौहार की शक्ल दे दें तो जाहिर सी बात है कि फिर तो वो उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। इस एतबार से अगर हम इस पहले सवाल पे गौर करें कि ये डिजिटल दौर में जब हर चीज़ स्क्रीन पर है, तो जो टॉपिक आपका है ना कि आलमी किताब मेलों में जो सकाफ़ती और इल्मी अहमियत है जी, वो उससे कोई, मेरा ख्याल है कोई समझदार आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता। अब ये कि ये बहुत ख़तरनाक है जो डिजिटल दौर में जो हम लोग आ गए हैं, और अभी आपने AI की बात भी की है। अब क्या कहा जा सकता है, ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में से हम लोग अभी दाखिल हुए रहे हैं इसमें, AI में बहुत ख़तरनाक सूरत। आपने कहा ना कोई तर्जुमा भी करके दे देगा, और अब तो उसने AI ने ये भी कर दिया है कि आप कोई मिसरा कह दीजिए, अगर कह सकते हैं तो फिर वो पूरी गज़ल आपको लिख करके दे देगा, फिर आप पढ़िए उसको मुशायरे में। बिल्कुल दुरुस्त जी। तो ये इस मसनूई ज़हानत से, इस AI से हम तो खैर जो हम लोग तो गुज़र रहे हैं, लेकिन इन जो नई नस्ल हमारी आ रही है, जो बच्चा अभी न्यू बॉर्न है, अभी आपने ज़िक्र किया ना कि वो हम लोग बातें कर रहे हैं और कोने में बैठ कर के वो मोबाइल में अपना वो देख रहा है। और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझिए, चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत उसके दूररस असरात होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि AI की ईजाद या गूगल या और दूसरी तमाम ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये हम लोग बहुत तरक्की की राह पे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं हम जा रहे हैं। अगर गौर कीजिए संजीदगी से, जिस तरह हम लोग पढ़ लिख करके यहाँ पर आए हैं, जितनी मेहनत से, जितनी तगोदो से, अब जो नई नस्ल आ रही है इस डिजिटल दौर में, उसका क्या होगा? उसको आपने फरमाया ना कि मेरे अब्बा ख़त लिखते थे, अब तो जाहिर सी बात है ख़त का तो रवाज ही नहीं है ना, अब तो व्हाट्सएप पे सारी चैटिंग हो रही है, बातें हो रही हैं। कल 10 साल के बाद कोई कहे कि कोई ख़त था, ये दिखाइए करीम साहब, तो हिंदी या उर्दू अंग्रेजी में जुमला पूरा नहीं करते, जुमला भी पूरा नहीं होता है। अब ये एक ऐसी सूरत हाल में हम डिजिटल दौर में आ गए हैं कि अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपने अदब को और अपनी पूरी तहज़ीब को किस तरह से उसकी हिफाजत हो सकती है, कैसे बचाया जा सकता है, ये बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और इस तरह के किताब मेले से या किताबों की इशाअत से बहरहाल इसका एक फ़र्क पड़ता है। और जितनी भी कोशिश कर लीजिए कि आप डिजिटल मोबाइल पर पढ़ने की आदत डाल दें, उस पर क्या कहलाता है वो कंप्यूटर पे और डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे जितनी भी आप मज़े कर लीजिए कि पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर आँखें ठहरती नहीं हैं, और जो मतन होता है, जो टेक्स्ट होता है, वो उस तरह से अंगेज़ आप नहीं करते हैं जिस तरह से बाज़ाब्ता एक्चुअल किताब पढ़ने के बाद करते हैं। तो एक्चुअल जो है और वर्चुअल, ये दोनों कभी उस तरह से एक नहीं हो सकते हैं। एक्चुअल का बदल वर्चुअल नहीं हो सकता। वर्चुअल, हालांकि अब एक नया व्हाट्सएप ग्रुप जो मेटा ग्रुप है, अभी 2-4-5 साल के बाद इन जो हम लोग जलसा कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, वो सिस्टम डेवलप कर रहा है कि हम घर बैठे रहेंगे और हम सब लोगों को यहाँ जमा कर देगा, और हम सब लोग अपनी गुफ्तगू भी कर लेंगे, हम एक दूसरे से हाथ भी शेकहैंड भी करेंगे, आपकी दी हुई कॉफ़ी मैं पीऊँगा, मैं अपना कप आपको बढ़ाऊँगा, ये सब होता रहेगा। ये सब हम लोग अपनी आंखों से देखने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पूरा ये तैयार कर चुका है, और वो जब भी उसका पूरा कामयाबी में उसको मिल जाएगी तो उसको लॉन्च करेगा, और जैसे ही लॉन्च करेगा वो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, एक ज़माना था
इसके नुकसानात देखिए, अब हर चीज़ वर्चुअल हो रही है। पीएचडी का इंटरव्यू वाइवा हो रहा है, वो वर्चुअल हो रहा है। बच्चा वहाँ बैठा हुआ राजस्थान में और फला साहब बैठे हुए हैं प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वाइवा हो रहा है। वाइवा हो रहा है, उसने सवाल किया, हाँ भाई ये बताओ कि गालिब की पैदाइश के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने बंद कर दिया, उसका हाँ आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं है, फला प्रॉब्लम है, करते करते 5-7 मिनट गुजर गए। अब जाहिर सी बात है कि वो जो कॉन्टैक्ट होता है, जो मकाला निगार या जो पूछना चाहता है एग्जामिनर, उसे कितनी परेशानी होती है। अब जाहिर सी बात है कि झिझला करके वो छोड़ देता है। तालिब इल्म कामयाब हो गया, सुपरवाइज़र कामयाब हो गया, बगैर वाइवा के उसका सब काम हो गया। अब तो इंटरव्यू की सूरत हाल ये है, और JNU में ये ज़्यादा वावा फैली हुई है कि हर JNU में इंटरव्यू हमेशा उससे होता है, वही ऑनलाइन। अरे भाई ऑनलाइन कैसे हो सकता है इंटरव्यू? आप यहाँ बैठी हैं, बच्चा वहाँ बैठा हुआ है। वो इनका तो खैर शायद ठीक हुआ था, तुम्हारा तो ठीक हुआ था ना? सर 2 बार हुआ था, मेरा तो मेरा तो वाइवा नहीं हुआ था। नहीं, जो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था इसका JNU का लेक्चरशिप का, वो तो एक्चुअल हुआ था ना, उसमें 2 एक्सपर्ट ऑनलाइन, तो बाकी एक वो था। तो वहाँ तो सूरत हाल है कि साहब आप ये, अरे भाई आप उसको बुलाइए। जब आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट पैसे दे रही है, उसका बजट मौजूद है, तो आप उसमें कटौती क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उस फंड से आपको पैसे बचा लेने हैं और बचा करके अपना एक दूसरे फंड में उसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये एक जो ऐसा नहीं है कि डिजिटल के हम लोग ख़िलाफ़ हैं या डिजिटल के नुकसानात ही नुकसानात हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के प्लस माइनस भी है, प्लस भी है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा उसके मनफी असरात को कबूल कर रहे हैं। बिलखुसूस जिन हर घर में बच्चा है 5 साल 7 साल 8 साल का, अरे साहब वो एक मुसीबत है। आप उस बच्चे से मोबाइल ले ही नहीं सकते। अगर वो लगा हुआ देख रहा है, वो नहीं ले सकते आप उसको। वो जो हंगामा और एक शम्स इकबाल साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, हालांकि स्टॉल उनका है, लेकिन मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि वो अच्छा हुआ तशरीफ़ ले आए बड़ा। और ये अभी आप ही के हवाले से अच्छा हुआ बाद में आप आए, गुफ्तगू हो चुकी है, आपकी ग़ीबत हो चुकी है। बहरहाल अब ये जो है आपने आलमी किताब मेलों के ज़रिए मकामी अदब को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुंतकिल करने और तर्जुमे के लिए बहुत अच्छे जवाबात जिन्होंने दिए और लोगों को बैरूनी से ले करके जाती चीज़ उन्होंने बताई। प्रेमचंद का भी, टैगोर का भी और शेक्सपियर का भी, सबका इन्होंने जिक्र किया। और वाक़या यह है कि किसी भी अदब को रीच करने के लिए ज़रूरी ये होती है कि जो मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, मुख्तलिफ़ ज़बान में, उनको आप तराजिम की शक्ल में अपने पढ़ने वालों के सामने पेश कीजिए। कौमी कौंसिल का जहाँ बहुत सा काम है, वहाँ एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये कि वो साइंसी किताबों के आप लोगों को शायद उतना अंदर की बात नहीं है, लेकिन वहाँ हर पैनल बना हुआ है। साइंस का पैनल अलग है, हिस्ट्री का पैनल अलग है, सोशल साइंस का पैनल अलग है। अब सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री में, साइंस में जितनी किताबें हैं, और अच्छी किताबें, ये नहीं कि सब अल्लम गल्लम किताबों को तर्जुमा कर रहे हैं हम लोग। जितनी अच्छी किताबें हैं उनको पहले वेटिंग करके, फिर उससे राय मशवरा ले करके, तब उन किताबों को हम तर्जुमा करा के कौंसिल हमारी छापती है। और वो बहुत पॉपुलर किताबें हैं, वो UPSC की तैयारी में काम आती हैं। वो लड़कों जो MSc और MA कर रहे हैं उनको काम आती हैं वो किताबें। तो कौमी कौंसिल का तर्जुमे के हवाले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस कंट्रीब्यूशन पे वो उर्दू अदब की तरक्की और ज़बान की तरक्की का भी काम कर रहा है। इसका जहन में हमेशा ख्याल रखिए कि ये इसका जो नाम है वो है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। अदब नहीं है, अदब तो हम पीछे पीछे लेके चलते हैं, लेकिन जो काम कौमी कौंसिल कर रही है वो ज़बान के ताल्लुक़ से कर रही है। शम्स इकबाल देखिए पहले भी बात आती रही है, लेकिन बच्चों की किताबें पहले भी छापी गई हैं कौमी कौंसिल से। लेकिन शम्स इकबाल साहब का चूँकि एक हर आदमी का एक दिलचस्पी होती है, इनकी बच्चों के अदब से और बच्चों के नफ्सियात से इनकी दिलचस्पी है, तो इन्होंने आने के बाद जो है सबसे पहला काम यही किया है कि बच्चों के हवाले से किताबें, उसमें तर्जुमे भी हैं, ओरिजिनल कहानी भी लिखवाई इन्होंने, और बच्चों की नफ्सियात को सामने रख करके वहाँ वर्कशॉप करा करके किताबें तैयार कराई। और मेरा ख़्याल है कि इनके ज़माने में सबसे ज़्यादा बच्चों की किताबें शाये हुई हैं, ये तो शायद यही बताएंगे। जी सर। तो ये डिजिटल दौर में हमारी जो नई नस्ल है, जो नए बच्चे हैं, उनको
अदब से जोड़ के रखना, किताब से जोड़ करके रखना, ये इतना बड़ा काम है जो हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम लोग इसको करें। और कैसे करेंगे, ये धीरे धीरे जैसे चीज़ें आती रहेंगी उसको हम लोग करते रहेंगे। उर्दू और दीगर इलाकाई ज़बानों की तरवीज और नई नस्ल को मादरी ज़बान से जोड़ने में मेलों का क्या किरदार है? देखिए, साफ साफ बात है कि नई नस्ल को मादरी ज़बान से जोड़ने में मेलों का तो कोई किरदार हो ही नहीं सकता। ये तो भाई जो माँ की गोद है, असल तो वो दर्सगाह है, वहाँ से उसको अल्फ़ाबेट तो वहीं लेना है, मेले में आके अल्फ़ाबेट थोड़ी सीख लेगा वो। तो इसलिए ये मैंने जैसे पहला जुमला ये कहा था कि हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो जो वालिदैन हैं बिलखुसूस, असल में क्या है ना, पूरा स्ट्रक्चर जो समाज का है, फैमिली का, वो बदल चुका है। पहले ज़माना था कि एक आदमी कमाता था, फिर औरत घर में रहती थी, वो बच्चों की परवरिश करती थी, सो रही है तो रात में वो कहानी सुनाती थी, चांद आ रहा है और चंदा मामा दूर के चल रहा है। अब उसको चंदा मामा दूर के समझ ही में नहीं आ रहा है, चंदा मामा क्या होता है, उसको मामा ही नहीं पता है, चूँकि इसकी फैमिली में कोई है ही नहीं है, न चाचा है न मामा है। पैदा होते ही सिर्फ देखा सिर्फ माँ और बाप को, सेकेंड औलाद होनी नहीं है तो भाई भी नहीं जानता है वो। इस पर जोगिंदर पाल की बहुत खूबसूरत कहानी है कि जब वो पूछता है कि ये कौन है, कहती है कि मेरे भाई है, तो कहता भाई क्या होता है। तो ये जब इस समाज में हम आ गए हैं तो हम मादरी ज़बान से अपने बच्चों को कैसे जोड़ें, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम सवाल है। और ये लम्हे फ़िक्रिया है हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। और ये सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है। आप पंजाबी में बात कीजिए, पंजाब के लोग, पंजाबी लोग कहते हैं कि गुरमुखी मेरे बच्चे नहीं जानते, घर में पंजाबी वो नहीं बोलते। ये सबका आलमिया है, ये सबकी ट्रेजिडी है, सिंधी ख़त्म हो गई है। तो हमको इस बात की कोशिश करनी है कि देखिए, खैरात भी घर से ही शुरू होती है। तो पहले घर में अपने घर को ठीक कीजिए, अपने बच्चों को तरबियत दीजिए और उसको बताइए कि मादरी ज़बान यानी उसकी अहमियत क्या है। अगर आपने कई वबा है ना, अब हर आदमी चला जाए मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहा है बच्चों को, वो मैंने इस पर कई बात कही भी है, ख़राब लगता है बार बार दोहराने में, कि जब बच्चा अपने घर में बैठा हुआ आता है, कोई गेस्ट आता है और हम जो है उसको नाश्ता पेश करते हैं, उसमें सेब भी है, केला भी है, अंगूर भी है, और गलती से बच्चे ने कह दिया कि केला दे दो, तो फिर माँ कमरे में ले जाती है खींच के। मैंने कहा था ना कि मेहमान के सामने कम से कम बनाना बोलो, तुम मेहमान के सामने केला बोल देते हो, कितनी बार समझाया है। तो जब आप अपने बच्चों की तरबियत, क्यों एहसास कमतरी में है आप, क्यों आपके डाइनिंग टेबल पर अपने घर में क्यों नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया रह सकता है, क्यों नहीं उर्दू अखबार रह सकता है, आप क्यों इस तरह अपनी उर्दू दुनिया लेके क्यों नहीं आप चल सकते हैं ट्रेन में? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हो गया है कि साहब एक किस्म का जो है कि आफत आ गई है कि हम अपनी किताबें लेके नहीं चल सकते? तो इस तरह हमको अपने बच्चों में सबसे पहले घर में ये चीज़ दिखानी होगी कि देखो ये उर्दू की किताब है, इसको इस तरह पढ़ना है। हमारे यहाँ है हैरी पॉटर है, हमारे यहाँ है कोई ऐसा तरीका जिससे हम बच्चों को उर्दू ज़बान की तरफ और इसकी तरफ अट्रैक्ट करें? कौमी कौंसिल को चाहिए कि ऐसा कोई ऐप भी डेवलप करें कि बच्चों में जो है किस तरह से मादरी ज़बान की ललक और लपक पैदा हो। ये कौमी कौंसिल बहुत आसानी से कर सकती है, बहुत अच्छे ऐप डेवलप कर सकती है। देखिए ना, कार्टून बन रहे हैं, तो कौन कौन से कार्टून आजकल तो अब तो और क्या क्या आ गया है। पहले तो एक ही था हम लोग के ज़माने में, अब तो वे 50 तरह के कार्टून्स हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और इतनी दिलचस्पी है उसमें लोग बच्चों को कि आप बस उसी में वो उलझा हुआ है। अगर बच्चे को खाना खिलाना है तब भी जो है वालदा जो है, माँ जो है, वो आखिर में मोबाइल ही थमा देती है कि देखो और खाना खाओ, खाता ही नहीं, उसके बगैर खाता ही नहीं है। तो इस कल्चर को हम ये बहुत ख़तरनाक मामला है, इसमें गौर करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ बैठ करके यहाँ हम लोग ये उजले उजले सोफ़े पर बैठ के अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके यहाँ बैठ के बात कर लें, ये नहीं है। असल में कौमी कौंसिल का मकसद इस तरह के मुबाहसे का या मुज़ाकरे का या इस तरह की चीज़ों का एहतमाम का मकसद कौमी कौंसिल के ज़हन में ये रहता है कि इससे हम फ़िक्र की कोई लहर पैदा कर सकें।
अपनी ऑडियंस में, अपने पढ़ने वालों में, अपने सुनने वालों में। और ये 10-20 लोगों की बात नहीं है, ये 10-20 से फिर मल्टीप्लाई होते होते लोग चीज़ें आगे पहुंचती हैं। इसलिए ये दीगर इलाकाई ज़बानों की तरवीज तो अपनी जगह है, और नई नस्ल की में मादरी ज़बान को जोड़ने का जो सिलसिला है वो तो अपनी जगह है। जी। अब आप कह रहे हैं कि किताब मेलों को मज़ीद दिलचस्प और मुफीद बनाने में जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती माहौल का इम्तज़ाज कैसे किया जा सकता है। अभी वही मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा सिस्टम होता, यानी आजकल तो है ना सिस्टम बन जाता कुछ ऐसा कि उसमें जो है दिखाने का भी, विजुअल भी कुछ ऐसा होता जी, प्रोजेक्टर जैसे बच्चे गुजर रहे हैं तो इस जी वो तो आपकी तस्वीर चल रही है। जब हम तो फिर आप शुरू हो जाइएगा। मैं कल परसों देख के गया हूँ, आप ही चल रहे थे। कौन चलेगा? इसमें कोई ऐसा एकांक लगा दो अलग से यार मेरे भाई, कि जिसमें बच्चे, अभी है वक्त है कि बच्चे वो कौन सा कार्टून आता है, या तो वहाँ से उसको उठा लीजिए, बहुत जगह है, उसको के लगा दीजिए बच्चों का। तो शायद जदीद टेक्नोलॉजी से आप इसको जोड़ करके कुछ, हालांकि इतनी आसानी से नहीं होता है, जदीद टेक्नोलॉजी को कैसे उर्दू से जोड़ा जा सकता है उसको भी गौर किया जा सकता है। इस पर बेसिक बात जो है इस मेले की और ऐसे तमाम मेलों की जो खूबी और जो अहमियत है वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर है कि एक पुराना फार्मूला है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हम जब अपने को डिस्प्ले करेंगे तो हम फिर लोग देखेंगे, जब देखेंगे तो वैसे ही जैसे मेले में हम जाते हैं, कहीं चाट खा लेंगे, कहीं फ्रूट चाट खा लेंगे, कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, तो हमारा काम चलता है उससे, और हम मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों से जो है मानूस हो जाते हैं। इस तरह के मेलों की बड़ी अहमियत है, और इसी अहमियत के पेश नज़र, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इस तरह के मेले के सामने रखते हुए दूसरे लोग जो प्राइवेट लोग हैं, जो निजी तौर पर अपना काम कर रहे हैं, जैसे कमर सिद्दीकी वगैरह हैं या जयपुर वाले, सब अपने लेवल पर भी काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और छोटा सा ही सही लेकिन वो मेला लगाते हैं। और जाहिर बात है कि अगर मान लीजिए सिर्फ उर्दू की किताबें, कौमी कौंसिल ने अभी अलीगढ़ में किया, फिर अब इन्होंने कश्मीर में किया, और बॉम्बे में, ये तो हमारे यहाँ सिलसिला चलता रहता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो है इस तरह के मेले मुस्तकिल करते रहें, ताकि जो है हमारी बात लोगों तक, आवाम तक पहुँचे, और हम दिखें कि हम ये काम कर रहे हैं। कौमी कौंसिल अपने उनकी इसकी जितनी भी बिसात है, और इसकी बिसात बहुत बड़ी है, अगर कौमी कौंसिल को आप देखेंगे सामने रख करके, तो आप इसके हवाले से बहुत अच्छी खिदमत कर सकते हैं उर्दू अदब की, और नई नस्ल को किताबों से रूशनास करा सकते हैं। इसकी अपनी एक अहमियत है। बहुत से लोगों ने लिखा है कि अगर आप मुताला न करें तो क्या होता है। मुताला न करने के लिए आप ख़ुद सोच लीजिए कि अगर आप आँख बंद कर लेते हैं या पूरे कमरे में तमाम तर रोशनी बंद कर दें, तो अंधेरा कमरे में क्या हो सकता है, अंधेरा कमरा कैसा दिखता है, कैसी खौफनाक सूरत हाल होती है। बिल्कुल यही सूरत हाल उस वक्त होती है जब आप मुताले की आदत आपके अंदर नहीं होती है। दुनिया के तमाम लोगों ने ये कहा है कि किताबें जो है सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, किताबें तन्हाई की बेहतरीन साथी हैं। आखिर वो लोग जिन्होंने ये बातें कही हैं वो ऐसे बेवकूफ़ या अहमक तो नहीं रहे होंगे, उन्होंने एक तजुर्बे की बुनियाद पर ये बातें कही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि फ़िरोज़ बख्श साहब तशरीफ़ ले आए हैं, इनसे भी आप सवाल कर सकती हैं, ये भी आपको जवाब सकते हैं, और बच्चों के अदब पर इनका काम भी है। तो मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ शाह इकबाल साहब को, कौमी कौंसिल को, कि वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इस तरह के मुज़ाकरे का इनेकाद कर रहे हैं। लेकिन इनके इनेकाद से कुछ नहीं होगा, हमको अपने तौर पर घरों में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम उर्दू के अदब और की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। शुक्रिया।